हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है क्षेत्रीय अध्ययन यानी रीजनल स्टडी। तो इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्नों का आज के इस वीडियो में उत्तर करने वाले हैं। साथ में लघुतरीय के साथ साथ हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए इन सारे चीजों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लास 9th की जो जियोग्राफी है ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी का उत्तर। तो देखिए इसका क्लास 9 की ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, जिसमें कहता है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बताना है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए क में दिया है द्वितीयक आंकड़ा, ख में दिया प्राथमिक आंकड़ा, ग में दिया तृतीयक आंकड़ा और घ में दिया चतुर्थक आंकड़ा। तो देखिए क्षेत्र में जाकर जो इकट्ठे किए गए आंकड़े होते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ख यानी प्राथमिक आंकड़ा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। यानी भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है या वो क्या चीज है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए ऑप्शन क में कहता है एक उपागम है, एक विधि तंत्र है, एक सिद्धांत है या एक मॉडल है। तो देखिए भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है, तो ऑप्शन का यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन जो लघुतरीय प्रश्न है। तो आइए लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी भौगोलिक जो अध्ययन है उसमें हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन जो करते हैं उसका क्या महत्व है, एक चीज आपसे पूछा है और इसको आपको लिख करके स्पष्ट करना है। हमने उत्तर में लिखा है क्षेत्रीय अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे मानवीय वातावरण संबंध को समझा जा सके। क्या इसका महत्व है, तो भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत ये क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व है कि हम जान पाते हैं कि मानव और इनके परिवेश में, यानी मानव जहां पे रहता है और इनके अगल बगल का जो क्षेत्र है, जो स्थलाकृति है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, बहुत सारे जो क्रियाएं हैं, उन चीजों को समझ पाएंगे जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। तो यही इसका महत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे कि भूमि का कृषि के लिए उपयोग किस क्षेत्र में अधिक है। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो भूमि है कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में कहां पे उपयोग अधिक किया जाता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भूमि का कृषि के लिए उपयोग वैसे क्षेत्रों में अधिक किया जाता है जहां भूमि समतल हो। समतल के मतलब क्या हो, भूमि बराबर हो, जमीन बराबर हो, वो उपजाऊ हो, यानी उसमें फसल अच्छा हो सके और सिंचाई की वहां पे समुचित व्यवस्था हो। तो ऐसे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए जो भूमि है उसको उपयोग में लाया जाता है। तो अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है। वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। उत्तर में हमने लिखा है कि वायु प्रदूषण से मानव में श्वास संबंधी हानि होती है। श्वास संबंधी कहने का मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, श्वसन की जो क्रिया है ये आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिसमें मानव के साथ साथ समस्त जीवों, यानी ये सिर्फ श्वास का जो प्रक्रिया है या जो श्वसन की क्रिया है ये सिर्फ मानव में नहीं होता है, ये समस्त जीव जंतु में भी होता है, पेड़ पौधों में होता है, और इन सबों को इनके प्रभाव झेलने पड़ेंगे यदि वायु प्रदूषित हो जाएगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा कीजिए। यानी जल प्रदूषण से क्या क्या हानि होता है, इन चीजों को आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है कि जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की हानियां होती है, जिनमें मनुष्यों के साथ जलीय जीवों को इसके प्रभाव का सामना करना पड़ता है। जल प्रदूषण से मानव में हैजा, डायरिया एवं अपच यहाँ पे होगा, अपच जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है।
तो ये हमारे मतलब जल प्रदूषण से हमारे मनुष्य में या हमारे समस्त जीवों में होने वाली हानि है, जो हमेशा आप मतलब हम लोगों को ऐसे ही दिखाई देता है, मतलब एकदम प्रैक्टिकली दिखाई देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि वर्षा जल का संग्रहण कई तरीकों से किया जाता है, जैसे कि गड्ढे खोदकर, मकान के छतों पर तथा भूमिगत टैंक बनाकर वर्षा के जल को संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक आरेख की सहायता से वर्षा जल संग्रहण को दिखाएं। ये काम आपको खुद से करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको घर बनाना है, आपका बुक में भी दिया गया है। ठीक है, आपके बुक में भी दिया गया है, आप बुक में से भी देख करके बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से घर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा की जो बूंदे हैं ना, ये भी आपको दिखाना है, और यहाँ पे कैसे ये टैंक बनाया गया है। ठीक है, कैसे ये टैंक बनाया गया है जिसमें वर्षा के जल को संग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पे वर्षा के जल को इसमें जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं। यानी क्षेत्रीय अध्ययन से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि क्षेत्रीय अध्ययन क्या होता है, तो आप उसको बताइए, समझ में आएगा आपको, तभी तो आप उसको बता पाइएगा। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि वैसा अध्ययन जिसके द्वारा हम क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि। यानी कि हम लोग इन सारे चीजों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जो हम लोग समझते हैं, उसी को क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। तो आप इजी तरीके से किसी को समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है। यानी जब हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोगों को फायदा क्या है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि क्षेत्रीय अध्ययन से निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि आपको इस मानव के बारे में विशेष जानकारी मिल पाएगा, उसके आसपास में क्या है, उसके आसपास में किस तरह के पर्यावरण है, वातावरण है, ये सारे चीज क्षेत्रीय अध्ययन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नंबर 2 में कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी है, वहाँ पे सांस्कृतिक कौन कौन सी सांस्कृतिक वहाँ पे विराजमान है, और वहाँ की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, यानी कि वहाँ पे किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है जिससे लोगों को मतलब अपने आर्थिक जीवन में उससे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आप क्षेत्रीय अध्ययन के अकॉर्डिंग जान पाएंगे। तो ये सारे चीज लाभ है, यहाँ पे आप इस तरीके से आपको लाभ में लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्षेत्र का चयन करते समय किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र का चयन करने का मतलब आप इस चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ऐसे करके। तो ये जब क्षेत्र का चयन किया जाता है तो कौन कौन से बिंदु आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए हमने लिखा है कि क्षेत्र चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल किया जाए। ज्वलंत मुद्दों कहने का मतलब वैसे मुद्दे जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी लिया है, वैसे मुद्दे जिनसे मनुष्यों को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कि किसी क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट हो रही है, मतलब बहुत ऐसे भारत में कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जल की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। वहाँ पे जो भूमिगत जल है वो बहुत गहराई तक उसका जल चला गया है, बहुत मतलब पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। फिर भूमि उपयोग पर भी वहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरीके से जो क्षेत्र है वहाँ पे जमीन का क्या कंडीशन है, भूमि का कैसे कैसे लोग उपयोग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वहाँ पे देखना चाहिए। साथ में प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका रोकथाम कैसे किया जाएगा। जल प्रदूषण हो रहा है तो जल प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें शामिल हो रही हैं जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। फिर आपको ध्वनि प्रदूषण पर भी ध्यान देना होगा कि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण की कौन कौन सी गतिविधियां चल
रही है और कौन कौन सी गतिविधियों को रोका जा सकता है। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान देना होता है जब आप किसी क्षेत्र का चयन करते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि आपको नीचे सारणी दी गई है, उस सारणी को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप सारणी को देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखा है प्रमुख भू उपयोग, यानी कहने का मतलब भूमि का उपयोग किया जा रहा है जिनमें वन का उपयोग, इन भूमि में हम वन का उपयोग कर रहे हैं, फसल के क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं और तृण भूमि के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इधर आपको वर्ष दिया है, ये आपका क्या है वर्ष है, जिनमें आपको 1801 में दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 1850, 1920, 1950, 1980 और 2000, यहाँ पे सब ये चीज आपको आंकड़ा दिया है, डेटा दिया है। तो आप लोग डेटा को थोड़ा सा ध्यान रख करके आप इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कहता है कि उस भू उपयोग वर्ग का नाम लिखिए जिनका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। यानी ये तीन चीज चल रहा है और इन तीन चीजों में किसका ज्यादा मतलब किसका ज्यादा कह सकते हैं क्षेत्रफल बहुत तेजी से घट रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वन है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगातार गिरते जा रहा है। 6215 था 1801 में, जो 3454 आ गया 2000 में, और अभी का स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय है। 2023 में बहुत ज्यादा स्थिति आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत 3400 से भी गिर चुका है। फिर फसल के क्षेत्र की बात करें तो इस तरीके से इसमें वृद्धि आ रही है, पहले इतना ही था, फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी की गई। फिर उसके बाद तृण भूमि में देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से इसका जो भू क्षेत्र का उपयोग है वो कमता जा रहा है। तो ये सारे चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये प्रश्न फर्स्ट का मिल गया आपको उत्तर। फर्स्ट में कहा कि उस भू क्षेत्र का नाम लिखे जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रही है, तो उसका इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा आपका 1। ठीक है, जो हमने उत्तर में लिख दिया, अगले स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि फसल क्षेत्र में लगातार बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे तो आपको ऐसे लिखना है उत्तर को कि बढ़ती जनसंख्या के कारण खदानों की कमी हो रही है और इस कमी को पूर्ति करने के लिए फसलों का उत्पादन अधिक करने की आवश्यकता है, और जब फसल के उत्पादन अधिक करेंगे तो इसके लिए फसल क्षेत्र में लगातार वृद्धि करना चाहिए और हो भी रहा है। ठीक है, अगर आपको फसल ज्यादा चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फसल क्षेत्र को बढ़ाएंगे। लेकिन आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा भूमि है वो तो सीमित है, लेकिन जो जंगल था उसको साफ करके हम लोग उस जमीन पर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। बहुत ऐसे चीज है जिनको हम लोग बर्बाद करके और खेती को कर रहे हैं। तो ये सारे चीज है, इन सारे चीजों के कारण फसल क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि किस भू उपयोग वर्ग के अंतर्गत सबसे कम भू क्षेत्र का उपयोग हुआ है। तो आपका जो हुआ है वो तृण भूमि के अंतर्गत हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन के लिए प्रश्नावली के विभिन्न विधियों की चर्चा करें। यह जो प्रश्नावली की विभिन्न विधियां हैं, आप देख पाए होंगे कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है लोगों से। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि क्षेत्र के इस अध्ययन में क्षेत्र अध्ययन के इस विधि में लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति, जैसे कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से तरीके से रहेंगे, तो प्रश्नों की प्रकृति, वांछित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहां के लोगों की जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित रहती है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो उनके प्रकृति के आधार पर कि वहां पे क्या प्रकृति है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वहां क्या क्या डेटा है, क्या क्या आंकड़े हैं, फिर वहां के लोगों की क्या पृष्ठभूमि रही है। तो इन सारे चीजों पर आधारित प्रश्न लोगों से पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों में कुछ प्रश्नों का उत्तर या तो हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें 3-4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से केवल एक ही विकल्प सही होता है, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। सर्वेक्षणकर्ता सर्वप्रथम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र के ज्वलंत समस्या का पता करते हैं और फिर उससे संबंधित समस्याओं की एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है क्षेत्रीय अध्ययन में,
किस तरीके से इनका विधि है, किस तरीके से कार्य होता है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों का नाम लिखिए। तो वायु प्रदूषण के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में हमने लिखा है कि कारखानों से निकलने वाले धुएं एवं अपशिष्ट पदार्थ। तो जो कारखाने से धुआं निकलते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में मिल जाती है और वायु को प्रदूषित कर देती हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। सेकंड में हमने लिखा है कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैस। वाहनों द्वारा करने का मतलब जो ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ी वगैरह है, उनसे जो धुआं निकल रही है और धुआं में जो गैस है उनके कारण हमारा जो वायुमंडल है, जो वायु है, उसका प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो वाहनों द्वारा निकलने वाली जो गैस होती हैं उनमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस देखने को मिलता है और ये वायुमंडल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती हैं। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि अपने घर में जो फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इन सबों के कारण एक गैस निकलता है जिसका नाम है कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। इसके कारण भी हमारा जो वायुमंडल है वो बर्बाद होता जा रहा है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे चिमनियों से जो निकलने वाले धुआं है, इनसे भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, जिससे कारण हमारा जो पर्यावरण है या हमारा जो वातावरण है या वायुमंडल है या वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज यहाँ पे जिम्मेवार है वायु प्रदूषण के लिए। तो आप देख पाए इस चैप्टर में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।